नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज बहुजन संवाद में 6 बजे के कार्यक्रम में हम चर्चाएं करेंगे भारत की विविधताओं की, लेकिन हमारा पूरा फोकस रहेगा वैचारिक विविधताओं के ऊपर। क्योंकि अगर हम केवल विविधता के बारे में बात करें और ये देश जितना विशालकाय देश है और उसके अंदर जिस तरीके की भाषाएं हैं, अलग-अलग धर्म हैं और अलग-अलग इलाके हैं, तमाम सारे खाने के तरीके अलग, पहनने के तरीके अलग, बहुत सारी सब चीज़ें हैं। अगर इसके ऊपर फ़ोकस करेंगे तो शायद कार्यक्रम ये कई लंबी सीरीज़ में करना पड़ेगा, उसके बारे में भी विचार करेंगे। लेकिन आज हम लोग जो है जो अलग-अलग विचार जो इस देश के अंदर पनपे हैं, ये भी एक सवाल है कि जो आप अगर देखेंगे तो इतिहास में बताते हैं कोई 1 लाख साल पुराना इतिहास, कोई 35,000 65,000 साल पुराना इतिहास, कोई 15,000 साल पुराना इतिहास। वो जो भी कुछ रहा हो, लेकिन इस समय देश के अंदर जो विविधताएँ हैं, आदिकाल से रही हैं और विलुप्त हो गई हैं। जैसे सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, कई सारी सभ्यताएँ दुनिया के अंदर से विलुप्त हो गई। ऐसे तो कई विचार भी जो आए और वो चले गए, लेकिन आज जो विचार हैं समाज में और सक्रिय हैं छोटे-बड़े रूप के अंदर, उसके अंदर क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका गांधी जी की रही, तो एक गांधी जी का विचार सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का विचार वो एक है जो आज एक अपनी जगह पकड़े हुए है। मार्क्सवाद का विचार पूरी दुनिया के अंदर प्रचलित रहा, विशेष तौर पर रूस की क्रांति के बाद में उसे काफ़ी बड़ा एक बूस्ट मिला चीन की क्रांति के बाद में, और इस तरीके से तो मार्क्सवाद भी है, माओवाद भी है, लेनिनवाद भी है। इसकी भी अपनी जड़ें इस देश के अंदर मौजूद हैं। आज़ादी के तुरंत बाद अ, विनोबा जी ने एक बड़ा प्रयोग किया। विनोबा जी की अभी जयंती मनाई गई और भूदान का एक बड़ा प्रयोग किया और सर्वोदय के दर्शन के तौर पर माना जाता है, और जेपी जैसा बड़ा समाजवादी दिग्गज जो है वो उससे प्रभावित हुए और वो भी उसके साथ में जुड़ गए। सर्वोदय का भी विचार है, समाजवादियों का विचार जिसे हम लोग गांधी के साथ में लोहिया, जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र देव, यूसुफ मीर अली, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा आसिफ अली और बहुत जो लंबी सूची है जो आज भी चल रहा है जो विचार। इसके साथ-साथ में एक बहुजन विचार जो है इतिहास के अंदर बहुत पुराना है। अगर हम बात करें तो कबीर की बात करें, रैदास की बात करें, नानक की जो है उनकी बात करें, साहू जी महाराज की बात करें, बाबा साहब की, काशीराम जी की, तो एक लंबा इतिहास जो है वो बहुजन विचार का भी है इस देश के अंदर। तो हम जो है तमाम सारे जो विचार आज हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक गण हैं उन्हें मालूम होना चाहिए, उन्होंने सुना तो होगा लेकिन वास्तव में ये क्या है उसकी जानकारी कम लोगों को है, क्योंकि इसके बारे में स्कूलों के अंदर भी नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेजों में भी नहीं पढ़ाया जाता और राजनीतिक पार्टियों का भी उस तरीके से प्रशिक्षण वाला काम नहीं होता और अखबारों को उससे कोई मतलब नहीं है, गोदी मीडिया से कोई सबका विचार का लेना-देना नहीं है। तो आज हम इस सब को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ में प्रोफेसर राम पुनियानी जी हैं और उनके बारे में सभी जानते हैं। प्रोफेसर हैं वो और लेकिन ट्रेड यूनियनिस्ट भी रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच में भी काम उन्होंने किया है, प्रोफेशनल वो डॉक्टर हैं, लेकिन एक सेकुलर जो विचार है उसके एक स्तंभ के तौर पर जाने जाते हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर सूरज मंडल जी हैं और सूरज मंडल जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं। बहुजन विचार के एक बड़े स्तंभ के तौर पर उन्हें देश भर में जाना माना जाता है। हमारे साथ में सीपीआई के सेक्रेटरी डॉक्टर गिरीश जी हैं, जो वामपंथी विचार के एक स्तंभ के तौर पर देश में जाने जाते हैं, और हमारे साथ में जो को होस्ट के तौर पर डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत डॉक्टर राम पुनियानी जी से करता हूँ और मैं आज जो है विविध जिसे हम कहते हैं कि भारत जो विविधताएं लिए हुए है उसमें विभिन्न विचार, तो आप किन विचारों को किस जगह पर आप रखते हैं, देखते हैं, उसके प्रभाव को आप देखते हैं और ऐसा क्यों हुआ है कि
जो है बाजारवाद और पूंजीवाद या साम्राज्यवाद या नव उदारवाद जो है आज इन विचारों के सामने हावी हो गया है। तो आप की संक्षिप्त टिप्पणी, मुझे लगता है कि हम लोग 2 राउंड के अंदर चर्चा करेंगे। तो जी। एक-एक राउंड में 5-5 7-7 मिनट बातचीत होगी तो अच्छा होगा। जी, डॉक्टर साहब। देखिए, भारत की जो वैचारिक परंपराएं हैं, उनको मैं आज़ादी के आंदोलन के साथ समय से लूँगा। उसके पहले जो विचारधाराएँ थी सामंतवादी युग में, राजाशाही युग में, उसको हम छोड़ देते हैं। पर आज़ादी के आंदोलन में अगर आप देखें, तो शुरुआत में तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा महात्मा ज्योतिराव फुले। उन्होंने एक दलित चेतना, दलित संघर्ष की एक जो नींव रखी, उसके साथ बाद में चलकर बहुत लोग जुड़े। सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर थे। उसी में सावित्रीबाई फुले का भी उल्लेख होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सावित्रीबाई फुले के बारे में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आज जो नारीवादी चिंतन समाज में चल रहा है, अगर वास्तव में हम देखें तो उसकी शुरुआत सावित्रीबाई फुले से ही होती है। जो उन्होंने अपनी कविताओं में, किताबों में इस बात को की थी। उसी ज़माने में एक ताराबाई थी, जिन्होंने स्त्री-पुरुष तुलना के माध्यम से बताया कि कैसे स्त्रियों का एक प्रकार से दुय्यम दर्जे का स्थान समाज में है। तो ये नारीवादी चिंतन, दूसरा दलित चिंतन, दलित बहुजन चिंतन, जिसकी शुरुआत अ ज्योतिराव फुले से होके बाद में भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर और बाद में उसी से समांतर काफ़ी मिलता-जुलता पेरियार की विचारधारा थी। और पेरियार की विचारधारा में जो अम्बेडकर की विचारधारा से 2 चीज़ें अलग थी। वो 2 अलग चीज़ें ये थी कि एक तो वो तमिल राष्ट्रवाद को मानते थे और दूसरा वो नास्तिकता की परंपरा में बहुत गहरा विश्वास करते थे। तो ये आज़ादी के आंदोलन का एक प्रवाह है, जिसको हम दलित बहुजन के चिंतन से जोड़ सकते हैं। अब दूसरा प्रवाह जो आया वो हमारा भारतीय राष्ट्रवाद का प्रवाह था और भारतीय राष्ट्रवाद के प्रवाह में हमको बहुत विविधता देखने को मिलती है। आज भी आप देखें तो उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसकी जो विविधता थी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी उसका प्रतिबिंब दिखा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई बार एक प्रकार से छतरी के रूप में किया, जिसमें थोड़े वामपंथी एक तरफ थे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू टाइप और दूसरी तरफ दक्षिणपंथी भी थे, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय। और एक सबसे बड़ा जो प्रवाह था, वो गांधी के विचारों से जो प्रभावित था, सत्य, अहिंसा और एक प्रकार के भारतीय विचार चिंतन को उन्होंने सब जगह परिभाषित करने की कोशिश की। धर्म की परिभाषा क्या है, यहाँ के इतिहास का क्या समझ है। ये सुनील जी थोड़ी ख्याल रखने वाली बात है कि इन सब जो आज़ादी के आंदोलन के नेतृत्व जिन्होंने किया, उसमें पहले गांधी और फिर नेहरू ने एक ऐसी नींव रखी, जो भारतीय इतिहास का बहुत उज्ज्वल पृष्ठ है, जिसको कोई आज ज़्यादा हम ख्याल नहीं करते, अलग से इतिहासकारों को देखते, पर इन 2 महान शख्सियतों ने इस पर काफ़ी ज़ोर दिया। अब इसी कांग्रेस के छतरी में एक और महान नेता थे, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा ज़्यादा वामपंथी से थी। उनमें खासियत ये थी कि उन्होंने भारत के विकास को यहाँ की योजना से जोड़ा। और मैं एक छोटी-सी बात याद दिला दूँ, 1938 में जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने एक योजना समिति बनाई, यानी देश का विकास आगे चलकर किस प्रकार से होगा, इसको किया। और इसी में ज़्यादातर जो बाद में गांधी के प्रभाव से ये लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण, ये भी काफ़ी आगे आए और ये समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। एक जो तीसरी विचारधारा, मैं इनका समराइज़ भी कर दूँगा, तीसरी विचारधारा थी, वो जो क्रांति में विश्वास रखती थी, यानी शुरू में वो अहिंसा के तरीके को मानती थी और बाद में उनमें से कईयों ने जाके खास तौर से भगत सिंह ने जन आंदोलन के इसकी बात की। तो भगत सिंह और ये मुख्य तौर से वामपंथी विचारों से प्रभावित थे। पर ये तीनों जो परंपराएं मैंने कही हैं, मुख्य तौर से वो तो फुले अम्बेडकर की हो, कांग्रेस की हो या इनकी हो, ये सब एक भारतीय राष्ट्रवाद को मानते थे, जो सबकी विविधता को स्वीकार करके आगे चलने में विश्वास रखता है। अब इसमें भगत सिंह और उनके साथी शुरू में जैसे भगत सिंह ने हिंसा का रास्ता अपनाया, बाद में उन्होंने भी चलकर कहा कि महात्मा गांधी का जो रास्ता है जन आंदोलन का, वही देश को मुक्ति दिलाएगा। तो ये 3 मुख्य प्रवाह एक तरफ हैं और दूसरी तरफ वो प्रवाह हैं जो एक मिनट लास्ट, दूसरे जो प्रवाह हैं
वो धर्म के नाम पे राजनीति उन्होंने की। और यहाँ मुख्य रूप से जिन्ना का मुस्लिम लीग की विचारधारा, मुस्लिम राष्ट्रवाद की विचारधारा, जो बात बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं थी, पर अंग्रेजों ने उनको खास तौर से रिकॉग्नाइज किया, पहचाना कि आप मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं। और उसी में उसी के समांतर दो और विचारधाराएं थी। एक सावरकर की विचारधारा, सावरकर जो शुरू में क्रांतिकारी थे और बाद में जाकर उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की, हिंदुत्व की एक कल्पना रखी, और उसी को लेकर आरएसएस की ये उन्होंने विचारधारा का एक आधार दिया। तो आज़ादी के आंदोलन में मैं ये नारीवादी, दलित बहुजन, मजदूर वर्ग, आम किसान और दूसरे प्रकार, ये सब जो विचारधाराएं थी आज़ादी के आंदोलन की, और आज़ादी के बाद इनमें से कई कई विचारधाराओं ने अलग अलग रूप अख्तियार किए। तो महाराष्ट्र निश्चित रूप से एक बड़ा केंद्र रहा है। सारे वैचारिकी के लोग वहाँ आपको मिल जाएंगे। राष्ट्रवाद वाला नहीं, ये राष्ट्रवाद में हिंदू राष्ट्रवाद भी वहाँ है, मुस्लिम राष्ट्रवाद भी वहाँ है, तो वहाँ अम्बेडकर भी वहीं है। वहीं पर वो जो गांधी जी का भी ये पूरा काम धाम वहीं शुरू होता है। और कम्युनिस्टों का भी एक बहुत बड़ा बेल्ट वहाँ हुआ करता था अपने डांगे का के अपने नेतृत्व में, या एक बड़ा बेल्ट वहाँ कम्युनिस्टों का हुआ करता था। दिक्कत यहाँ ये हो गई कि यह जो समाजवादी धारा है, राष्ट्रवादी धारा और समाजवादी धारा, राष्ट्रवादी धारा में भी तमाम धाराएं फूटी, हिंदू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद, भारत राष्ट्रवाद, तरह तरह के बारे। तो वो लोग तो कहीं ना कहीं से एक प्लेटफॉर्म पर आए, और एक कांग्रेस कोई विचारधारा नहीं थी, और आज की तारीख में भी कांग्रेस कोई विचारधारा नहीं है। और कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है कि कांग्रेस कोई विचारधारा पकड़ ही नहीं पा रही है। कांग्रेस उस समय भी प्लेटफॉर्म थी, और आज की तारीख में भी कांग्रेस प्लेटफॉर्म बन के ही काम करना चाहती है। जबकि दूसरी तरफ धारा है, समाजवाद की धारा है। अब समाजवाद में भी विभिन्न धाराएं हो जाती हैं। एक अपने आप को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, जो कि अपने आप को मार्क्सवाद, ये मार्क्स को अपना आइकॉन मानते हैं, और वहीं पर एक कहेंगे कि उसके प्रतीक मॉडल बन के हमारे लोहिया जी निकलते हैं, हमारे जयप्रकाश नारायण निकलते हैं, और अंबेडकर भी कहीं न कहीं से समाजवादी धारा में ही है, राष्ट्रवादी धारा में वो नहीं है। अब यहाँ दिक्कत ये हो गई कि भारत मूलतः मूर्ति पूजक देश है। यहाँ पर आइकॉन बनाए जाते हैं, हर पार्टियों ने, हर विचारधारा ने अपना एक आइकॉन बनाया, तो और पार्टियों ने और विचारधारा ने तो भारत से अपना एक आइकॉन चुन लिया। दिक्कत यहाँ वामपंथियों के साथ हुई कि वामपंथी अंतरराष्ट्रीयतावाद में कुछ इतना खो गए कि उनको अपने देश के अंदर से कोई आइकॉन उनको दिखाई नहीं पड़ा, जबकि उनके पास जो तरह तरह के आइकॉन थे, जिस तरीके से लोहिया को गढ़ा गया, जयप्रकाश को गढ़ा गया, अंबेडकर को गढ़ा गया, उस तरीके से वामपंथी भी गढ़ सकते थे, डांगे को गढ़ सकते थे, ये नंबूरी पाल को गढ़ सकते थे, महेंद्र सिंह को गढ़ सकते थे, या इवन आज के दिनों में ज्योति बसु को गढ़ सकते थे। लेकिन ये लोग अपने आप को सैद्धांतिक लवादा, और हम तो अंतरराष्ट्रीयवादी हैं और ये है वो है करके, फल ये हुआ कि ये भारतीय जनमानस से कटते चले गए। उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण, और यह कहीं ना कहीं से भारत का यह जो विविधताओं का देश है, उस विविधता में ये लोग अपना आइकॉन न बना करके दिन पर दिन पिछड़ते चले गए। और नहीं तो ये संसदीय इतिहास में हम उसको 52 उठा करके देखें, 58 उठा करके देखें। और एक चीज ये है कि यहाँ ये होता है कि अरे राजनीति में, संसदीय राजनीति क्या है, एमपी एमएलए बनना कोई बड़ी चीज नहीं है, और हम तो सिद्धांतों के लिए लड़ते हैं, समता मूलक समाज बनाने के लिए लड़ते हैं, समाजवादी समाज में। अरे समाजवादी समाज, समता मूलक समाज आप तभी बना पाएंगे जब आपके हाथ में सत्ता होगी। और उस सत्ता के लिए इन लोगों ने अपना क्या नारा दिया कि साहब सर्वहारा का अधिनायकत्व। क्यों सर्वहारा का अधिनायकत्व? अधिनायक शब्द भारत के लिए एक तरीके से अभिशापित शब्द है। सर्वहारा का अधिनायकत्व मतलब सर्वहारा की आप तानाशाही करते, तो ये आप में और लोगों में क्या अंतर रह गया? आप क्यों नहीं सर्वहारा का लोकतंत्र आप नारा क्यों नहीं दिए? और आज की तारीख में भी आप सर्वहारा का लोकतंत्र आप नारा क्यों नहीं देते हैं? आज जिस तरीके से बात होती है कि सारे समाजवादी समूहों को इकट्ठा किया जाए, लामबंद किया जाए, गोलबंद किया जाए, और उसी के तहत अभी जो ये फॉर्मेशन इंडिया का हुआ है, इंडिया में किसी भी हद तक जाकर के अपने वामपंथी साथी अपने आप को शहीद होने के लिए तैयार है। खाली शहीद होने से काम नहीं चलेगा। सवाल यह है कि उसका वह जो
समन्वयवादी नेतृत्व कायम करने की बात है, आप उसकी तरफ कितना पढ़ सकते हो? आपकी तरफ से ऐसा कौन आइकॉन है जो उसका नेतृत्व कर पाने की स्थिति में है, या उसके नेतृत्व करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो? तो आज की तारीख में जरूरत है कि भारत के वैचारिक विविधता के बीच भी एक धारा बनाने की, एक सर्वग्राह धारा बनाने की, सर्वग्राह वैचारिकी बनाने की, और निश्चित रूप से वो सर्वग्राह वैचारिकी समाजवादी हो सकता है। समाजवाद से इतर हट करके या तो ये अपना पूंजीवाद होगा, और आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी संघ भी पूंजीवाद नहीं है, वो तो कारपोरेटवाद के तहत चली गई है। तो ऐसी हालत में आज जरूरी है कि इन सारी विविधताओं में, सारी सैद्धांतिक वैचारिक विविधताओं को लामबंद करके किसी एक पोल के अंदर विविधताओं को अपनी अपनी जगह उनका अस्तित्व रहना चाहिए। भारत की यही खूबसूरती है कि ये विविधता रहे यहाँ पर, ये क्योंकि हमारे भाषा की विविधता है, हमारे खान पान की विविधता है, हमारे रहन सहन की विविधता है, हमारे आर्थिक विविधता है, हमारी सामाजिक विविधता है, हमारी राजनीतिक विविधता है। लेकिन इन सारी विविधताओं के बीच अगर कोई पिलर बन सकता है, अगर कोई केंद्र बिंदु। प्रकाश जी ने जो कहा वो पूरी तरह सच है, मैं सहमत भी नहीं हूँ। देखिए, जो लेफ्ट पार्टीज का जो एक तरह से उन्होंने जो अपना एक्सप्लेनेशन दिया, उसमें एक कैवियट लगाना जरूरी है कि एक जो नेतृत्व में जो आज जो सामाजिक परिस्थिति है, हर समाज का अंग जो है अपना एक प्रतिनिधित्व को शीर्ष पर और उस संगठन में देखना चाहता है। जिस मानसिकता का भरपूर उपयोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करती है, वो सिर्फ रबर स्टैंप और दिखावे के लिए एक एक आदमी को ऊपर में रखकर वो अपना एजेंडा चलाती है। दूसरा बात है कि सामाजिक रूप से जो परिस्थितियां हैं उसको स्वीकार करते हुए अपने विचारधारा में समाहित करना, इसको बड़ी खूबी से जो बिहार में सक्रिय हैं सीपीआई एमएल, जो मार्क्सवादी लेनिनवादी जो हैं, उन्होंने इसको बड़ी बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल किया है। और जो आप कह रहे हैं कि जो सक्सेस रेट जो है, जो स्ट्राइक रेट है, जो इलेक्शंस में दोनों परिस्थिति में, चाहे असेंबली में देख लें जो अभी चुनाव लड़े गए, या पार्लियामेंट में जो 3 सीटें दी गई सीपीआई एमएल को, जिसमें से 2 उन्होंने जीती, तीसरी भी जीत सकती थी जहां वो मांग रहे थे, सिवान में मांग रहे थे, लेकिन उनको दिया गया नालंदा। और ऐसी परिस्थिति में वो पीछे आ गए। और मैं उनमें काफी लोगों से, और जो स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट हैं हमारे आयसा ग्रुप के, उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती। तो मैं समझता हूँ उन्होंने इस बात को जो अभी जो तत्कालीन परिस्थिति है उसको समाहित करते हुए अपने वैचारिकी में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और संघर्ष भी सत्ता के माध्यम से हो सकता है कि कुछ विचारों को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सबसे सशक्त माध्यम है जब आप उस विचार को लेकर संघर्ष करते हैं, जिसको अब जो है, मैं उस समय भूल गया था, लोहिया जी के बारे में बोलना चाह रहा था क्योंकि और काशीराम जी का भी उल्लेख करना चाह रहा था। तो इन लोगों और खासतौर से काशीराम जी का जो संघर्ष रहा वो इसका बेहतरीन उदाहरण है। जिस में तो बहुजन विचार जो है वो सबसे आगे है। तो आपको क्या लगता है कि इससे आगे पूरे विचार को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, या सत्ता का इंतजार है कि जब तक सत्ता नहीं आएगी तब तक आगे बढ़ना नहीं हो पाएगा, जैसा तिवारी जी ने कहा? नेता बनता है मगर उसके पीछे जो लोगों से बहुत कम होते हैं। तो एक आइडेंटिटी, दलितों में अम्बेडकर आइकॉन होने के बावजूद उनकी विचारधारा की जो होना चाहिए पकड़ होनी चाहिए, पूरे लोग इकट्ठा आना चाहिए, वो नहीं हुए। जैसे कि विचारधारा, आरएसएस के विचारधारा के पीछे सब लोग जमा होते हैं, उनमें फूट नहीं होती है। आज भी 100 साल में आरएसएस के 2 आरएसएस नहीं हुए, या बीजेपी के 2 बीजेपी नहीं हुए, मगर हर पार्टी, हमारे देश में हर पार्टी की टूट गई है। कम्युनिस्ट पार्टी में टूट गई है, समाजवादी पार्टी टूट गई है। हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्टर गिरीश से एक टिप्पणी में ले लूं कि वामपंथी समाजवादियों की एकजुटता जो है, इसकी कोई संभावना है आप देख रहे हैं क्या, ताकि एक वैचारिक जो है एक व्यापक आधार खड़ा हो सके देश के अंदर? डॉक्टर गिरीश जी। बहुत संक्षेप में निवेदन करना ये चाहूंगा कि जो विचारधारा पर आधारित पार्टियां होती हैं
उनकी विचारधारा ही उनका आइकॉन होती है। और यो मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारत के